नमस्कार साथियों। आज अपन रिटर्न्स टू स्केल पैमाने के प्रतिफल का अध्ययन करेंगे। यानी कि प्रतिफल के जो नियम थे उनका अपन पहले अध्ययन कर चुके हैं, क्योंकि उनका संबंध अल्पकाल से था। और यहाँ पर पैमाने के जो प्रतिफल है, रिटर्न्स टू स्केल है, इनका संबंध दीर्घकाल से है। तो देखिए, दीर्घकाल में सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं और सभी लागतें परिवर्तनशील होती है, और संयंत्र का जो आकार है उसको भी बदला जा सकता है। तो कहने का मतलब है कि दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधन एक साथ परिवर्तित किए जा सकते हैं, जिससे किसी भी साधन को स्थिर रखने की आवश्यकता नहीं होती है। और दीर्घकाल में सभी उत्पादन साधनों की मात्रा में समान या स्थिर अनुपात में परिवर्तन करने से, यानी कि दीर्घकाल में सभी उत्पादन साधनों की मात्रा में समान या स्थिर अनुपात में परिवर्तन करने से कुल उत्पत्ति पर जो प्रभाव पड़ता है उसे पैमाने के प्रतिफल के नाम से जाना जाता है। अर्थात पैमाने के प्रतिफलों में हम सभी उत्पादन साधनों को समान अनुपात में परिवर्तित करके इस परिवर्तन का कुल उत्पादन पर पड़ने वाले प्रभाव को देखते हैं। अब देखिए, जैसे अपने प्रतिफल के नियम का अध्ययन किया था और वहाँ मान्यता ली थी, वैसे ही पैमाने के जो प्रतिफल है, पैमाने के प्रतिफल है, उसमें भी अपन मान्यता को लेकर के चलते हैं। तो पहली मान्यता है कि इनका संबंध है, पैमाने के प्रतिफल का संबंध किससे है, यानी कि पैमाने के प्रतिफल का संबंध दीर्घकाल से होता है, और ये अर्थात ये दीर्घकालीन उत्पादन फलन पर आधारित होते हैं। अगली मान्यता है कि देखिए, इनका जब संबंध दीर्घकाल से है तो कहने का मतलब है कि सभी साधन यहाँ क्या है, परिवर्तनशील है। तो सभी परिवर्तनशील साधनों की इकाइयाँ समरूप होती है। अगली है, साधनों की कीमतें स्थिर मानी जाती है। यानी कि यहाँ पर क्या किया जाता है कि एक फार्म के लिए साधनों की कीमतें स्थिर मानी जाती है। अर्थात ये माना जाता है कि एक फार्म पूर्ण प्रतिस्पर्धा की दशा में उत्पादन करती है। और अगली जो मान्यता है वो है कि सभी साधनों को समान या एक से अनुपात में बढ़ाया जाता है। और लास्ट है, इसकी मान्यता है, साधन व वस्तु बाजार में पूर्ण प्रतिस्पर्धा पाई जाती है। यानी कि साधन बाजार में पूर्ण प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है कि साधनों को खरीदने और बेचने वाले अनेक क्रेता और विक्रेता होते हैं। ऐसे ही वस्तु बाजार में पूर्ण प्रतिस्पर्धा का मतलब ये है कि वस्तुओं को खरीदने और बेचने वाले अनेक क्रेता और विक्रेता बाजार में उपलब्ध है, और साथ ही वस्तुओं की जो कीमतें हैं वो बाजार में वस्तुओं की मांग और पूर्ति के द्वारा तय होती है। तो कहने का मतलब ये है कि इसकी जो मान्यता है कि साधन व वस्तु बाजार में पूर्ण प्रतिस्पर्धा पाई जाती है। ये मान्यताएं लेकर के अपन पैमाने के प्रतिफल का अध्ययन करते हैं। अब देखिए, पैमाने के प्रतिफल भी, यानी कि जैसे प्रतिफल के जो नियम थे वो 3 प्रकार के थे, वैसे ही पैमाने के प्रतिफल भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, यानी कि पैमाने के वर्धमान प्रतिफल। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल का मतलब होता है पैमाने के वर्धमान प्रतिफल। दूसरा है कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, यानी कि पैमाने के समान प्रतिफल। और तीसरा है डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल, यानी कि पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल। तो ये 3 प्रकार के प्रतिफल होते हैं। तो इनमें सबसे पहले अपन लेते हैं पैमाने के वर्धमान प्रतिफल का अध्ययन अपन करते हैं। तो देखिए, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल में क्या होता है कि यदि जिस अनुपात में उत्पादन के सभी साधनों को बढ़ाया जाता है, यानी कि जिस अनुपात में उत्पादन के सभी साधनों को बढ़ाया जाता है, यदि उससे अधिक अनुपात में उत्पादन की मात्रा बढ़ती है तो उसे वर्धमान पैमाने के प्रतिफल के नाम से जाना जाता है। यानी कि जिस अनुपात में उत्पादन के साधनों को बढ़ाया जाता है, उससे अधिक अनुपात में उत्पादन की मात्रा बढ़ती है तो उसे वर्धमान पैमाने के प्रतिफल कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि साधनों की मात्रा दुगनी करते हैं तो उत्पादन की मात्रा दुगनी से अधिक होती है, तो ये वर्धमान पैमाने के प्रतिफल की स्थिति होगी। ठीक है।
अब देखिए, पैमाने के वर्धमान प्रतिफलों के कारण, यानी कि पैमाने के वर्धमान प्रतिफलों के कारण क्या होता है कि कुल उत्पादन में समान वृद्धि करने के लिए उत्तरोत्तर कम उत्पादन साधनों की आवश्यकता होगी, जिससे कुल उत्पादन में समान वृद्धि वाले समोत्पत्ति वक्र उत्तरोत्तर एक दूसरे के समीप यानी कि आते जाते हैं। यानी कि इनमें क्या होता है कि जब अपन पैमाने की रेखा के ऊपर चलते हैं, यानी कि मूल बिंदु से अगर पैमाने की रेखा के ऊपर बढ़ेंगे, मूल बिंदु से ऊपर की ओर पैमाने की रेखा पर बढ़ेंगे, तो क्या होगा कि समोत्पत्ति वक्र है उनके बीच की जो दूरी है वो घटती चली जाएगी और समोत्पत्ति वक्र क्या होगा कि एक दूसरे के नज़दीक आने लगेंगे। अब देखिए, इस स्थिति में क्या होता है, पैमाने के जो वर्धमान प्रतिफल की स्थिति है, इसमें क्या होता है कि लागत जो वक्र होते हैं, यानी कि LAC और LMC, दीर्घकालीन लागत वक्र LMC और LAC, ये नीचे की ओर घटते हुए होते हैं। साथ ही क्या होगा कि पैमाने के वर्धमान जो प्रतिफल है वो किस कारण से हमें प्राप्त होते हैं, यानी कि पैमाने के वर्धमान जो प्रतिफल प्राप्त हो रहे हैं, इसका क्या कारण है। तो सबसे पहला कारण तो ये देखिए, यानी कि उत्पादन के पैमाने में वृद्धि करने से श्रमिकों में अधिक विशेषीकरण अथवा श्रम विभाजन संभव होता है, जिससे श्रमिकों की उत्पादकता बढ़ जाती है। यानी कि विशेषीकरण और श्रम विभाजन से क्या होगा कि श्रमिकों की उत्पादकता बढ़ जाएगी, जिसके कारण क्या है कि वर्धमान प्रतिफल प्राप्त होंगे। एक दूसरा कारण यह है कि उत्पादन के बड़े पैमाने के अंतर्गत तकनीकी दृष्टि से अधिक उन्नत मशीनों का प्रयोग करना लाभकारी होता है, जिससे उत्पादन में वृद्धि होती है। यानी कि नई नई टेक्नोलॉजी अगर अपन काम में लेंगे, यानी कि उन्नत टेक्नोलॉजी या उन्नत मशीनों का प्रयोग करेंगे, तो ऐसी स्थिति में उत्पादन बढ़ेगा। और तीसरा वर्धमान प्रतिफल प्राप्त होने का तीसरा जो कारण है वो आंतरिक बचत और बाह्य बचतें के कारण यानी कि वर्धमान प्रतिफल प्राप्त होंगे। अब देखिए, आंतरिक बचतें क्या है, यानी कि आंतरिक बचतें यानी कि फर्म को अपने आंतरिक संगठन में सुधार करने के फलस्वरूप प्राप्त होती है। आंतरिक बचतें फर्म को अपने आंतरिक संगठन में सुधार करने के फलस्वरूप प्राप्त होती है, जैसे यानी कि उत्पादन साधनों की कम लागत, विशेषज्ञों की सेवाओं का लाभ, कुशल प्रबंधन, मशीनों का अधिक उपयोग, वस्तु की अधिक मात्रा बेचने में विज्ञापन व्यय में कमी आदि शामिल होते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आंतरिक बचतें यानी कि फर्मों को अपने आंतरिक संगठन में अगर अपने आंतरिक संगठन में सुधार करती है तो उसको आंतरिक बचतें प्राप्त होती है। अब बाह्य बचतें लीजिए, यानी कि उद्योग की सभी इकाइयों या फर्मों को बाह्य जो बचतें क्या होती है कि उद्योग की सभी इकाइयों या फर्मों को समान रूप से प्राप्त होती है, भले ही वे उत्पादन में वृद्धि करती हैं या नहीं। कहने का मतलब है कि बाह्य बचतें उद्योग की सभी फर्मों को समान रूप से प्राप्त होती है। इन बचतों में जैसे बैंकिंग सुविधाएं हैं, बीमा, परिवहन सेवाओं की सुलभता, उच्च वैज्ञानिक एवं तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता, मरम्मत सुविधा, अनुसंधान की सुविधाएं आदि शामिल होती हैं। तो कहने का मतलब यह है कि वर्धमान पैमाने के जो प्रतिफल प्राप्त होते हैं उनके हमने 3 कारणों का अध्ययन किया है। पहला तो श्रमिकों के विशेषीकरण और श्रम विभाजन से श्रमिकों की उत्पादकता में वृद्धि होती है। दूसरा है उन्नत मशीनों का प्रयोग करने से यानी कि उत्पादन में वृद्धि होती है। तीसरा, फर्मों को आंतरिक बचतें और बाह्य बचतें मिलने से यानी कि उत्पादन में वृद्धि होती है, जिससे पैमाने के वर्धमान प्रतिफल प्राप्त होते हैं। और इस स्थिति में जो लागत वक्र होते हैं वो नीचे की ओर यानी कि लागत वक्र है वो नीचे की ओर गिरे हुए होते हैं अर्थात ऋणात्मक ढाल के होते हैं। तो ये था यानी कि पैमाने के प्रतिफल के जो 3 प्रकार अपन ने बताए, उनमें से पहला प्रकार था पैमाने के वर्धमान
प्रतिफल, जिनका अपन ने अध्ययन किया है। अब आगे वाली जब क्लास होगी तब अब इसके दो जो प्रकार हैं और बचे हैं उनका भी अपन अध्ययन करेंगे।